नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आपका स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कंसेप्ट है, इससे आम लोगों की जो समस्या है वो बढ़ने वाली है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि जो बातें नेगेटिव है, जो इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो कैसे छुपाया जा रहा है। क्योंकि इसका जो सकारात्मक पहलू है, मतलब कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी जो सकारात्मक पहलू है, उसको दिखा के लोगों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है। बीजेपी की जो सरकार है, उनका कहना यह है कि भारत में इससे पहले भी तो था एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट, लेकिन बीजेपी की सरकार ये भूल जाती है कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव का जब कंसेप्ट था तो पूरे देश में एक पार्टी का राज था और वो पार्टी कांग्रेस थी। तो क्या फिर से वो गलती दोहराने जा रही है बीजेपी? तो चलिए इस वीडियो में पूरा बात जानते हैं कि लॉ कमीशन का क्या कहना है, नीति आयोग क्या कहती है, जो रामनाथ कोविंद का पैनल था वो क्या कहना चाहता है, और पूरे कॉन्सेप्ट के बाद समझेंगे कि ये प्रोसेस जो है लागू होने के बाद लोगों पे प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। क्योंकि पॉजिटिव बातें तो सुना सुना के थका दिए इन्होंने, और जो इसका नकारात्मक बातें जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पे, वो तो बात हम कर ही नहीं रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि एटलीस्ट जो लोग हैं वो समझे कि इसका नेगेटिव कंसेप्ट क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो बिल है पार्लियामेंट में लाया गया, और इसमें बीजेपी के तो मेजोरिटी यहाँ पे है नहीं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब कि 2/3 जो बहुमत है वो चाहिए पार्लियामेंट में पास करने के लिए, जो कि होता है लगभग 362 जो सीट है वो चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास ये है नहीं, और शायद यही रीजन है जिसके वजह से ये जो बिल था उसको किसको सौंप दिया गया है, जेपीसी को, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमिटी है उसको दे दिया गया है, ताकि वहां पे हो जाके और चर्चा हो और जो भी बाकी पार्टियां है उस पर सहमति अपना दे पाए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो सवाल है उसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि फिर से हम उसी हिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हम निकल आए। तो सबसे पहले समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। मतलब इसका यह है कि पूरे भारत में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसी के साथ जो स्टेट की असेंबली है, जो विधानसभा का चुनाव है, उसको कराया जाएगा। और उसके जस्ट बाद क्या किया जाएगा, जो भी लोकल बॉडीज है, चाहे आपके यहाँ पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे आप म्युनिसिपल बॉडी का इलेक्शन करवा लें, उस सब इलेक्शन क्या किया जाएगा, एक साथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इसके वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय बच पाएगा। बाकी जो स्टेट है वहां पे जाके लोग प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो समय ज्यादा रहेगा। एग्जीक्यूटिव के पास भी ज्यादा समय बचेगा, जिसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, जो वो इंपॉर्टेंट टाइम है, वो जो इंपॉर्टेंट उनका एनर्जी है, उसको ये लोग लगाएंगे कहाँ पे, डेवलपमेंट वाले जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें लगाएंगे। बहुत अच्छा, सुनने में तो बहुत आइडियल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए, ये अगर कंसेप्ट जिस तरह से अभी बताया जा रहा है, जो अभी तक बीजेपी के गवर्नमेंट ने बताई है, उस तरीके से अगर इसको अप्लाई किया जाए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और इसके बदले क्या होगा कि बीच बीच में बहुत बार इलेक्शन होने वाला है, और ये समझने वाला है कि कैसे बीच बीच में इलेक्शन होंगे। उस इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा तरीके से देश पे पड़ने वाला है। जो रामनाथ कोविंद का कमिटी था, जो समिति था, जो उसका रिकमेंडेशन था, उसमें ये आप पढ़ सकते हो, ये वाला जो रिकमेंडेशन है, हालांकि आप पढ़ लेना। यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लीजिए अगर बीच में, और इसको मैं समझाता हूँ, तो मान लीजिए ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, यहां पे हम क्या करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो लागू कर देते हैं। और इसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा वो कब होने वाला है, 29 में, यानी 5 साल के बाद दूसरा इलेक्शन होगा जो कि 29 में होने वाला है। लेकिन आप इस बात को समझो कि क्या हो अगर बीच में गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करे, उसकी जो मेजोरिटी है वो गिर जाए, तो यहाँ पे इस रिकमेंडेशन के अनुसार फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि जब फिर से यहाँ पे इलेक्शन होगा तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रचार प्रसार नहीं करने वाली है? यहाँ पे फिर से इलेक्शन जो होगा वहां पे आपका जो रिसोर्स है, एनर्जी है, वो खर्च नहीं होने वाला। और इससे भी खराब बात ये है दोस्तों, ये जो इलेक्शन कराया जाएगा, ये जो इलेक्शन का जो चूज करके प्रधानमंत्री बनेगा वो यहां तक जाएगा, बस 2029 तक ही जाएगा, 2029 तक ही ये रह पाएंगे। इनका 5 साल तो पुगेगा भी नहीं। तो अगर बीच में 3 बार या 2 बार गवर्नमेंट गिर जाती है, और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट चूज की जाएगी वो 5 साल तक नहीं चलेगी, वो ये जो टाइमलाइन बनाया गया है 5-5 साल का पीरियड, वहां पे खत्म हो जाएगी। इसके वजह से क्या लगता है, ये जो इलेक्शन का जो सैंक्टिटी है, इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है,
उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई इलेक्शन का मतलब होता है 5 साल तक रन करना और बीच में ही आप खत्म कर दे रहे हो। यहाँ पे भी टाइम, रिसोर्स, आपके जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयमेंट है वो सब का सब क्या होगा, बर्बाद होने वाला है। ये जो पूरा बेसिक कंसेप्ट एक राष्ट्र एक चुनाव का कि एनर्जी बचाएंगे, रिसोर्स बचाएंगे, एग्जीक्यूटिव पे काम कम होगा, यहाँ पे तो फ्लॉप कर जा रहा है। इस तरीके से कोई समझा ही नहीं रहा इस बात को। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनका कहना यह है कि जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनका यहाँ पे क्या किया गया है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और ये समझिए कैसे, आपको याद होगा कि 1951 और 52 में पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था 1967 में खत्म हो गया। पता है ये खत्म क्यों हो गया? ये खत्म इसलिए हो गया कि पूरे भारत में जो कांग्रेस का राज था उसको चैलेंज करने लगी थी कौन? रीजनल पार्टियां। रीजनल जो इश्यूज थे, जो क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं थी, उन बातों को लेके, उन मुद्दों को लेके जो कांग्रेस पार्टी थी उसको चैलेंज ये लोग करने लगे थे। और इसी की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे जो कंट्रोल था पूरे भारत पे, उनका जो कंट्रोल था कम होने लगा। और इसी के वजह से पूरे देश में जो ये कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन इलेक्शन का, वो टूट गया। तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो बार बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसके बदौलत क्या होने वाला है, बीच में इलेक्शन होगा। और बीच में इलेक्शन का क्या फायदा कि वो 5 साल नहीं चलेगी। ये भी बहुत बड़ा समस्या है जहां पे रिसोर्स, एनर्जी, टाइम और पूरा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट को छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब थर्ड नंबर पे समझिए कि ये हमारे रीजनल इशू को कैसे मार देंगे, आम आदमी को कैसे ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। पहला बात समझिए, आज के दिन में अगर आप वोट करते हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर लोकल बॉडी को वोट दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट को ही वोट दे रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि मेरा जो स्टेट का इशू है वो क्या है, हमारे यहाँ का एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, सड़कें कैसी है। लेकिन आप लोकसभा के लिए वोट देते हो तो क्या देखते हो, नेशनल लेवल की जो इश्यूज है, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन क्या है, पूरा नेशनल लेवल का इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल भारत का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, इन सब मुद्दों पे आप ज्यादा फोकस करते हो। लेकिन जब ये इलेक्शन साथ में कराए जाए तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि रीजनल इशू दिखेगा नहीं, खाली सेंटर पर ध्यान रहेगा आपका। तो क्योंकि सेंटर जो है बड़ा वाला इलेक्शन, वहां पे सारे जो छोटे छोटे इशू है उसको खा जाएगा। ये तो सार्क जैसा है ना कि छोटी छोटी मछलियों को खा जाएगा। आप सड़क की बात नहीं कर सकते, आप अपने यहाँ नाले, अस्पताल, इन सब मुद्दों पे तो बात भी नहीं कर पाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे इशू उठाते हैं, उनका यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाए। और यही नहीं, एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है इलेक्शन कमीशन को लेकर। बीजेपी का कहना यह है, अभी तक इनका जो मतलब कंसेप्ट है उसके थ्रू ये लोग ये बताते हैं कि अगर किसी भी स्टेट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आता है तो यहाँ पे इलेक्शन कब कंडक्ट कराना है वो तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड करेगी किसको, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति अगर इसमें सहमति भर देते हैं, हाँ बोल देते हैं, तो फिर वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये तो पावर होता है स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके पास। वो लोग जब चाहेंगे तो क्या करेंगे, स्टेट की जो विधानसभा है उसको भंग करते हैं। लेकिन ये पावर भी छीन जाएगा उनसे। यानी कि फेडरलिज्म पे तो है ही वार, साथ में ये एक पार्टी एक रूल के तरफ नजर कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर बीजेपी का सेंटर में गवर्नमेंट और स्टेट में किसी दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट, मान लीजिए जैसे कांग्रेस हो गया या जो छोटी छोटी पार्टियां, उसका यहाँ पे सरकार, तो यहाँ पे 2-3 जो मेंबर्स हैं विधानसभा को, उनको अगर खरीद लिया जाए और फिर जो मेजोरिटी है उसको गिरा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी इशू है। तो ये सब जो इम्पैक्ट है, ये सब जो प्रभाव है जो पड़ने वाला है रियल, वो तो हमसे दिखाया नहीं जा रहा है। और बार बार बोला जा रहा है रिसोर्स बच जाएगा, प्रधानमंत्री बार बार स्टेट में जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, वो समय बचेगा तो प्रधानमंत्री अच्छा से काम कर पाएंगे, मुख्यमंत्री अच्छा से काम कर पाएंगे, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उनको बहुत ही ज्यादा पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए, नीति आयोग ने बोला था कि अगर ये जो इलेक्शन है, मतलब ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके वजह से अगर इसको हम लागू करते हैं तो लगभग जो खर्च आएगा वो 4500 करोड़ का आएगा। और ये एस्टिमेट है, इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अकेले 2014 में खाली जब लोकसभा का इलेक्शन कराया गया था तो इसमें टोटल खर्च आया था 3870 करोड़। तो ये बात तो सही है कि इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है उसको अगर आप लागू कर देते हो, बीच में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला सिचुएशन आता है तो क्या फिर भी तो आप इलेक्शन करा रहे हो, वो भी इलेक्शन कम पीरियड के लिए करा रहे हो, 5 साल से पहले ही फिर गवर्नमेंट खत्म हो जाए, उसका क्या मतलब है।
यहाँ पे भी तो फिर से क्या होगा, एनर्जी, समय, रिसोर्स बर्बाद होने वाला है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी परेशान होंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पे और डिबेट की जरूरत है, और भी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो भी अभी तक रिकमेंडेशंस, जो भी अभी तक पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पे अगर इसको लागू कर दिया जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कंसेप्ट है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या वायबल है? क्या ये सच में जो पॉजिटिव बातें की जा रही हैं, जो बार बार पॉजिटिव पहलू दिखाया जा रहा है, वो सच में वो सारे जो वादे हैं उसको पूरा करने में सक्षम होगा, या यहाँ पे और भी ज्यादा डिबेट डिस्कशन की जरूरत है कि इसमें अच्छे से अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएं और जो बीच में इलेक्शन कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे ना जो रामनाथ कोविंद का जो पैनल है वो 7 कंट्री का स्टडी किया था, और वो जो 7 कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, ये जितने सारे कंट्रीज, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इंडिया के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, अगर एजुकेशन के पैमाने पे बात करें तो वहां के लोग मोर एजुकेटेड है देन इंडिया। दूसरी बात, वहां का पॉपुलेशन बहुत कम है, ना मात्रा के बराबर है जब इंडिया की बात करें तो। और तीसरी बात, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन द कंपैरिजन ऑफ इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब उनका पूरा इकोसिस्टम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो इकोसिस्टम है ये बिल्कुल अलग है। तो इन सब मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसकी वजह से जो नुकसान है, अल्टीमेट नुकसान तो किसको होगा? अल्टीमेट नुकसान तो हम ही लोगों को होगा, जो जनता है, उसी का टैक्स का जो मनी होता है, उसी के लिए जितने सारे प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, सारे तो प्रभाव हम ही पे पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझो, आप लोग इन मुद्दों पे डिबेट डिस्कशन करके सवाल पूछो गवर्नमेंट से। तो आई होप ये जो पूरा मामला है आपको समझ में आया होगा कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है और क्या नहीं। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीजें जो हैं, जो आपको पर्सनली लगता है कि अच्छा है या बुरा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।